21 फरवरी 2026 की ये बात है। गणपत सैनी नाम का एक व्यक्ति नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचता है। थाने में दाखिल होते ही वो बेहद घबराया हुआ दिखाई देता है। वो पुलिस वालों से कहता है कि साहब, उनकी एक बेटी है जिसका नाम काजल सैनी है और उसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है। काजल 18 जनवरी 2026 की रात से लापता है, गायब है। गणपत सैनी पुलिस वालों को पूरी कहानी विस्तार में बताते हुए कहता है कि साहब, उनके घर की बैक साइड में मोहम्मद हनीफ नाम के व्यक्ति का घर है। मोहम्मद हनीफ का दूसरा नंबर का बेटा है जिसका नाम अरमान है। उसे पूरा शक है कि वही अरमान उनकी बेटी को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया होगा। जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं, वे गणपत सैनी की तहरीर के आधार पर एक एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। अब पुलिस की नज़र लड़के के परिवार पे जाती है और मोहम्मद हनीफ को थाने बुलाया जाता है। जब मोहम्मद हनीफ थाने पहुंचता है तो वो बेहद नाराज और परेशान नजर आता है। वे पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं तो पहले ही कई बार थाने आ चुका हूं। मैंने तो आकर यही बात बताई है कि मेरा बेटा अरमान 28 जनवरी की रात करीब 9:30 बजे से ही लापता है। मैंने आपको बार बार कहा है उसे ढूंढ दीजिए, तलाश कर दीजिए, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी है। इस पर पुलिस वाले उल्टा मोहम्मद हनीफ को धमकाने लगते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपने लड़के को वापस भिजवा दो और साथ ही उस लड़की को भी। अगर वो दोनों नहीं आए तो फिर देख लेना क्या होता है। इस तरह की बातें सुनकर मोहम्मद हनीफ को एक साफ महसूस हो जाता है कि नज़दीकी पुलिस स्टेशन में उनकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। इसलिए वो बिना देर किए सीधा मुरादाबाद के एसएसपी के पास पहुंच जाते हैं। एसएसपी के कार्यालय में पहुंचकर मोहम्मद हनीफ पूरी कहानी बयां करते हैं। वे बताते हैं कि साहब, 18 जनवरी 2026 की रात करीब 9:30 बजे उनका बेटा अरमान अचानक घर से निकला और उसके बाद वो वापस घर लौटा ही नहीं। उसे हर जगह तलाश किया गया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने ये भी बताया कि जब वो थाने गए तो वहां उनकी बात को गंभीरता से भी नहीं लिया गया। अब एसएसपी जैसे ही पूरी बात सुनते हैं, वो तुरंत थानेदार को फ़ोन करते हैं। फ़ोन पर एसएसपी पूछते हैं कि मामला क्या है। तब थानेदार जवाब देता है कि साहब, लड़की के घर वाले भी आ रहे हैं और लड़के के घर वाले भी आ रहे हैं। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अब हम करें तो क्या करें। इस पर एसएसपी साफ शब्दों में कहते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष रूप से जांच की जाए। जांच के बाद जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एसएसपी के निर्देश के बाद थानेदार इस केस को गंभीरता से लेना शुरू कर देते हैं। पुलिस एक एक कड़ी को जोड़ने लगती है, पूछताछ तेज होती है, घटनाओं का क्रम खंगाला जाता है और इसी जांच के दौरान एक ऐसा सच सामने आता है जो पूरे गांव को हिलाकर रख देता है। पुलिस को पता चलता है कि यह कोई साधारण गुमशुदगी का मामला नहीं है, बल्कि सच्चाई यह है कि लड़का अरमान और लड़की काजल दोनों की ही हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद दोनों के शवों को घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर ले जाकर करीब 10 फुट गहरे खड्डे में दफना दिया गया था। अब जैसे ही ये घटनाक्रम सामने आता है तो लोगों को यकीन नहीं होता है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तो आखिरकार क्या मामला है, आज की इस वीडियो में हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद की है। मुरादाबाद के थाना पाकरा क्षेत्र में एक गांव लगता है उमरी सब्जीपुर। यही वो गांव है जहां ये पूरी कहानी घटित होती है। ये साल 2021 की बात है। गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम काजल सैनी होता है और उसी गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम अरमान होता है। दोनों को किसी ने एक साथ देख लिया था और ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है। अब ये बात सुनते ही गांव में पंचायत आयोजित की जाती है। पंचायत में दोनों पक्षों को बुलाया जाता है। पंचायत के दौरान एक सख्त फैसला लिया जाता है कि लड़का और लड़की दोनों आपस में नहीं मिलेंगे और ना ही मिलने की अब कोशिश करेंगे। अगर लड़का कहीं मिलता हुआ दिखाई दिया तो उसका अंजाम सही नहीं होगा। इस तरह का फरमान पंचायत में सुना दिया जाता है। दरअसल काजल सैनी और अरमान बचपन से साथ साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते कब दोनों गहरे दोस्त बन गए खुद उन्हें पता नहीं चलता और समय के साथ साथ ये दोस्ती जो थी ये प्यार में बदल जाती है। हालांकि काजल ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन अरमान के घर में पढ़ाई का कोई खास माहौल नहीं था। अरमान के परिवार में कुल 9 लोग थे, 5 भाई और 4 बहनें। घर में अधिकतर लोग मेहनत मजदूरी का ही काम करते थे।
कोई टाइल्स लगाने का काम करता था और कोई कंस्ट्रक्शन से काम से जुड़ा हुआ था, लेकिन पढ़ाई का ज़्यादा ध्यान उस घर में नहीं रखा जाता था। अब पंचायत के उस सख्त फैसले के बाद गांव में ये मान लिया गया था कि अब काजल सैनी और अरमान के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। पंचायत के डर और सामाजिक दबाव के चलते दोनों के परिवार ने यही मान लिया कि अब मामला शांत हो गया है। अब साल 2021 में अरमान ने विदेश जाने की योजना बनाई और कुछ समय बाद वो सऊदी अरब चला जाता है। सऊदी अरब पहुंचने के बाद अरमान ने वहां टाइल्स और मार्बल लगाने का काम शुरू कर दिया। शुरुआत में ये काम उसके लिए बहुत ज़्यादा कठिन था, लेकिन धीरे धीरे ये वहाँ के माहौल में ढल जाता है। वक्त बीतता गया और गांव में लोगों को लगने लगा कि अरमान अब वापस नहीं आएगा और काजल की जिंदगी भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाएगी। बाहर से सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि इस दूरी के बावजूद अरमान और काजल के बीच संपर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। किसी को भनक तक नहीं थी कि दोनों चोरी छिपे मोबाइल के जरिए बात करते थे। ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। समय गुजरता गया और फिर सितंबर 2025 की बात आती है। सितंबर 2025 में अरमान सऊदी अरब से भारत लौट आता है। जब वो घर वापस पहुंचता है तब तक पंचायत वाली बात जो थी वो पूरी तरीके से ठंडी पड़ चुकी थी। इसलिए अरमान ने ये मान लिया था कि अब वो वापस सऊदी अरब नहीं जाएगा। इसके बाद उसने मुरादाबाद में ही काम करना शुरू कर दिया। उधर काजल और अरमान दोनों जानते थे कि अगर उनके रिश्ते की भनक किसी को लग गई तो हालत फिर से बिगड़ सकती है। इसलिए वो बेहद सतर्क रहते थे। मुलाकातें नहीं करते थे, लेकिन बातचीत जारी रहती थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये रिश्ता एक बार फिर गांव में तूफान लाने वाला है। फिर वो रात भी आती है जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। तारीख थी 18 जनवरी 2026। उस दिन अरमान काम पर गया। फिर शाम को वो घर लौटता है और घर में उसने खाना भी खाया। खाने के बाद उसने अपनी माँ को कहा कि वो बस थोड़ा सा टहल कर आता है और अभी वापस आ जाएगा। घर वाले को इसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार अरमान ऐसा करता रहता था। लेकिन उस रात कुछ अलग होने वाला था। रात करीब 9:30 बजे अरमान घर से बाहर निकलता है और वो सीधा अपने पड़ोस में रहने वाली काजल सैनी के घर की तरफ बढ़ने लगता है। अब अरमान धीरे धीरे काजल सैनी की दीवार जो थी घर की, उसको फांदता है और घर के अंदर घुस जाता है। फिर वो सीधा उस कमरे की तरफ बढ़ता है जहां काजल पहले से ही मौजूद होती है। लंबे समय बाद आमने सामने मिलकर दोनों भावुक हो जाते हैं। वे वहां पे बेड पे बैठकर दोनों बातें करने लगते हैं। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस कमरे के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन तभी इसी बीच काजल की भाभी उस घर के सामने से गुजरती है। उसे कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और उसे शक होने लगता है कि कमरे के अंदर कोई और भी मौजूद है। काजल की भाभी अब तुरंत अपने पति राजा राम के पास जाती है और उसे बताती है कि कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही है और उसे लगता है कि काजल के साथ कोई है। अब ये सुनते ही राजा राम एकदम से घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि क्या करे, इसलिए वो तुरंत अपने छोटे भाई सतीश को जगाता है। सतीश भी पूरी तरह बात सुनकर हैरान रह जाता है। इसके बाद वे अपने तीसरे भाई रिंकू को फोन करता है, जो उस वक्त अपने ससुराल में था। रिंकू को अब बताया जाता है कि घर में बहुत बड़ा मामला हो गया है और उसे तुरंत यहाँ पे आना चाहिए। रिंकू बिना देर किए अपनी गाड़ी लेकर गांव की तरफ निकल पड़ता है और वो गाड़ी को थोड़ी दूर अपने घर से पशुओं के बेड़े के पास खड़ा कर देता है और फिर घर में पैदल घुसता है धीरे धीरे। जैसे ही वो कमरे के अंदर घुसता है, फिर तीनों भाई वहां अरमान को पकड़ लेते हैं। फिर अरमान को बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देते हैं और अरमान दर्द से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगता है। इसी दौरान काजल सैनी बार बार बीच बचाव करने की कोशिश करती है। वो रोते हुए अपने भाइयों से कहती है कि भैया इसे मत मारो, इसकी कोई गलती नहीं है। वे बार बार उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन काजल की ये बातें तीनों भाइयों के गुस्से को और ज़्यादा भड़का देती है। उन्हें लगता है कि काजल अरमान का यहाँ पे साथ दे रही है, इसलिए गुस्से में वे और ज़्यादा बेरहमी से अरमान को पीटने लगते हैं। फिर सतीश को अचानक यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वे पास में रखा एक फावड़ा उठाता है और बिना कुछ सोचे समझे अरमान पर एक के बाद एक कई बार वार कर देता है। अरमान वहीं पर जमीन पे गिर जाता है और संग संग उसकी मौत हो जाती है।
जब काजल ये सब देखती है तो वो सतीश को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उस वक्त सतीश किसी की भी सुनने वाले हालत में नहीं था। सतीश उसी फावड़े को वापस से उठाकर काजल पर भी उसी तरीके से वार कर देता है और कुछ ही पलों में अरमान और काजल दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। कमरे के अंदर अब सन्नाटा था। अरमान और काजल दोनों की लाशें जमीन पर पड़ी हुई थी। तीनों भाई राजाराम, रिंकू और सतीश कुछ देर तक वहीं खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या हो गया है। कुछ ही मिनटों पहले जो गुस्सा, जो जुनून था, अब वो डर में बदल चुका था। तीनों को एहसास हो चुका था कि उसने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। अब अगर ये बात बाहर आई तो पुलिस आएगी, गिरफ्तारी होगी, जेल होगी और जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले तीनों भाइयों ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। फिर इसके बाद बोरी का इंतजाम किया जाता है। सबसे पहले अरमान की लाश को बोरी में डाला जाता है, फिर काजल सैनी की लाश को भी एक बोरी में डालकर बंद कर दिया जाता है। देर रात का वक्त हो रहा था, गांव में सन्नाटा था, चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर तीनों भाई बोरी में बंद दोनों लाशों को उठाते हैं और चुपचाप गाड़ी तक ले जाते हैं और गाड़ी में लाशों को रखकर वो तुरंत वहां से निकल पड़ते हैं। लगभग 2 किलोमीटर दूर एक गांगन नदी है। उसी नदी के पास नीम करौली बाबा का एक मंदिर और आश्रम स्थित है। तीनों भाइयों को लगता है कि ये जगह सुनसान है और यहाँ कोई नहीं आएगा। वे गाड़ी को आश्रम के पीछे वाले हिस्से में ले जाते हैं और वहाँ जमीन खोदनी शुरू कर देते हैं। लगभग 10 फुट गहरा गड्ढा खोद दिया जाता है और गड्ढा तैयार जैसे ही होता है, अरमान की बोरी को और काजल सैनी की बोरी को, जिस बोरी में लाश रखी हुई थी, उसे उस गड्ढे में डालकर उसको दफना दिया जाता है। इसके बाद वे तीनों भाई गाड़ी लेकर वापस आ जाते हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अगली सुबह आती है 19 जनवरी 2026। राजाराम, जो पेशे से राजमिस्त्री होता है, रोज की तरह अपने काम पे निकल जाता है। उसकी पत्नी खेतों में आलू खोदने चली जाती है। गणपत सैनी भी अपने काम पर चला जाता है। रिंकू वापस अपनी ससुराल चला जाता है और जो छोटा भाई सतीश था, वो रोजमर्रा की तरह अपने काम में निकल जाता है। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। गांव में किसी को अंदाजा नहीं था कि पिछली रात यहाँ एक ऐसा जघन्य अपराध हो चुका है। लेकिन धीरे धीरे गांव में एक अजीब सी सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। मोहम्मद हनीफ अपने बेटे अरमान को लगातार तलाश कर रहे थे और इसी दौरान किसी ने उन्हें बताया कि पिछली रात उन्होंने गांव की तंग गलियों में चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी है। किसी को यह भी याद आता है कि काजल सैनी भी 2-3 दिन से दिखाई नहीं दे रही है। अब मोहम्मद हनीफ को यहाँ पे शक होने लगता है। उन्हें पूरा यकीन होने लगता है कि घर में कुछ ना कुछ तो अनर्थ जरूर हुआ है। इसी बीच मोहम्मद हनीफ एक बार फिर अपने बेटे की गुमशुदगी लेकर दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचता है, लेकिन वहां फिर से उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता। फिर मोहम्मद हनीफ जब एसएसपी के पास जाते हैं तब इसे गंभीरता से लिया जाता है। पुलिस अब सख्ती से पूछताछ करती है तो गणपत सैनी सब कुछ यहाँ पे कबूल करता है। हालांकि बाद में ये सब सामने आता है कि इस हत्याकांड में गणपत सैनी और उसकी पत्नी की कोई सीधी भूमिका नहीं थी। सारा खेल तीनों बेटे का था। रिंकू, राजाराम और सतीश, इन तीनों का ही ये पूरा कृत्य रचा हुआ था। अब पुलिस तुरंत उस स्थान पर पहुंचती है जहां लाशों को दफनाया गया था। जेसीबी मशीन मंगाई जाती है और गड्ढा खुदवाया जाता है। जैसे ही मिट्टी हटाई जाती है तो बोरी में बंद दोनों की लाशें बाहर निकल आती है। इसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों की मौत का कारण साफ तौर पर सामने आता है। इस पूरे मामले में पुलिस ने यह स्पष्ट किया कि जांच पूरी तरह निष्पक्षता के साथ की गई है। किसी एक पक्ष को बचाने या किसी को फंसाने की कोशिश नहीं की गई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मजबूत सबूत मौजूद है और इसी आधार पर चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और आगे का फैसला जो है वो अदालत करेगी। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बदनाम करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसका मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में बनाए गए नियम, झूठी इज्जत और पंचायतों के फैसले किस हद तक इंसानों को अंधा बना सकते हैं। प्यार कोई अपराध नहीं है, लेकिन जब प्यार को अपराध मान लिया जाता है तो उसके नतीजे खून और लाशों के रूप में सामने आते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।